प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग ज्यामिति को जीरो से स्टार्ट करेंगे, अर्थात एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे ज्यामिति क्या है। और आपको हम इतना कॉन्फिडेंस देंगे ताकि ज्योमेट्री से आप नहीं डरोगे, ज्योमेट्री आपसे डरेगी बच्चों। तो आइए समझते हैं हम लोग। बच्चों, जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके जो जनक हैं, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, वो कौन है? यूक्लिड हैं। कौन है बच्चों? यूक्लिड जनक हैं ज्यामिति के। तो ये भी बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है। आप समझ गए कि ज्यामिति का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम स्टार्ट करेंगे रेखाखंड से, किरण से और रेखा से। बच्चों आइए समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। बच्चों, किसी भी समतल में, ये समतल है, इस समतल में स्थित किसी दो बिंदु को सीधे मिला दिया जाए, एकदम स्ट्रेट मिला दिया जाता है ऐसे, तो क्या मिलता है? रेखाखंड मिल जाता है बच्चों। इसका नाम होता है रेखाखंड। रेखाखंड ए बी। तो बच्चों कैसे बोलेंगे? समतल में स्थित दो बिंदुओं को, समतल में स्थित दो बिंदुओं को सीधे मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड क्या होता है? समतल में स्थित दो बिंदुओं को सीधे मिला दिया जाता है। तो जो आकृति यहाँ दिखाई पड़ती है आपको, देखिए, उसको कहते हैं हम रेखाखंड। यहाँ दो बिंदु में एक बिंदु मैंने ए लिया है और दूसरा बिंदु हमने क्या लिया है? बी लिया है। तो इसको जब मिला दिया है बच्चों, तो क्या बन गया है? रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी को लिखने के लिए ए बी लिख करके उसके ऊपर एक क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। उसे बार कहें या कह सकते हैं कि वो भी रेखाखंड जैसा ही एक संकेत दिखाया जाता है। और क्या है इसमें बच्चों? रेखाखंड चूंकि दो बिंदुओं को सीधे मिलाए हैं, इसके आगे भी नहीं जाना है और इसके पीछे भी नहीं जाना है, यानी ये दोनों इनके अंत बिंदु कहलाते हैं। कौन सा बिंदु कहलाते हैं? अंत बिंदु कहलाते हैं। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत्य बिंदु होते हैं। पहली इसकी प्रगुण हो गई, पहली बात ये हो गई, ध्यान देना है। दूसरा क्या देना है? रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो निश्चित होती है बच्चों, फिक्स्ड होती है। तो लाइन सेगमेंट आप पढ़ रहे हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों? रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन स्ट्रेट देन वी गेट लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर कैसे होता है? समतल में, प्लेन में स्थित दो बिंदुओं को सीधे मिलाते हैं तो जो बनती है आकृति वो रेखाखंड होती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। यहाँ दो अंत बिंदु ये भी हैं। रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो निश्चित ही होता है। और कहें तो इसमें कोई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है बच्चों। अब हम समझेंगे किरण को। रेखाखंड समझ में आया तो किरण को समझिए बच्चों। किसी रेखाखंड को, मान लिया ये रेखाखंड अभी जो आप देख रहे हैं, रेखाखंड ये भी है। इस रेखाखंड को अगर एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा दिया जाता है, कहाँ तक? अनंत तक बढ़ा दिया जाता है,
अनंत तक बढ़ा दिया जाता है तो जो बनता है ये क्या है, किरण हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा देने पर, बनी आकृति किरण कहलाती है, रे कहलाती है। तो आपको किरण समझ में आ गया। किरण भी बोल सकते हैं, किरण भी बोल सकते हैं, रे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या पाया, किसी लाइन सेगमेंट को ओनली वन डायरेक्शन में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो बनता है वो क्या होता है, किरण होता है, यानी रे होता है। रे को हम कैसे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे हम रे ए बी, किरण ए बी भी बोलेंगे। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं रे ए बी और हिंदी में बोलते हैं किरण ए बी। बच्चों यहाँ पर इसका संकेत क्या है, ए बी के ऊपर क्या किया जाता है बच्चों, ये किरण का जो संकेत है, जो तीर का निशान होता है वही लगा देते हैं, तो ये किरण का संकेत हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ये तीर की तरह होती है किरण। कैसे होती है, तीर की तरह होती है। तो आगे बढ़ते हैं, किरण के बारे में देखिए। रेखाखंड में दो अंतिम बिंदु थे, यहाँ पर एक ही जो अंतिम बिंदु है इसको हम प्रारंभ बिंदु कहते हैं। किरण में एक अंत्य बिंदु होता है, अंत्य बिंदु, एक अंत्य बिंदु होता है जिसे प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जहाँ से ये प्रारंभ होती है इसको हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं बच्चों। दूसरा इसका क्या गुण है, रे जो कि अनंत तक गई है इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है, किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है या अनंत होती है। तो इसके इधर जो तीर का निशान है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। मतलब ये अनंत तक चला गया होता है, ये कहीं भी रुकने वाली नहीं होती है। तो ये हो गया किरण बच्चों। अब आते हैं हम लोग रेखा पर बच्चों। जैसे आपने समझा यहाँ रेखाखंड क्या है, समतल में स्थित दो बिंदुओं को सीधे मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड है, और रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा दिया गया तो क्या बन गया, किरण बन गया। अब वहीं से आगे बढ़िए, रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। बच्चों ये देखिए, ये रेखाखंड हमारा ए बी है। इस ए बी को हम दोनों दिशाओं में, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम
अनंत तक बढ़ा देते हैं। सीधे बढ़ाना है बच्चों, वहाँ से यहाँ अनंत तक बढ़ा दिया और इसको इस डायरेक्शन में भी अनंत तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया? अनंत तक बढ़ाया, और इधर भी अनंत तक बढ़ा दिया। तो ये जो आकृति अब मिली है बच्चों, ये क्या हो गई? रेखा हो गई है। इसका नाम कैसे देंगे आप? रेखा। रेखा ये भी के ऊपर आप दोनों डायरेक्शन में ऐसे बढ़ती हुई संकेत दिखाएंगे, जो रेखा का ही संक्षिप्त रूप होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ए बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ए बी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने रेखाखंड से पढ़ाया किरण, और फिर आगे रेखाखंड से बता दिया रेखा। इस तरह से हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़े और समझ लिए। अब इसमें क्या गुण है? इसमें क्या है देख रहे होंगे। पहला है रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते। कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी ये कभी रुकती नहीं है। दूसरा क्या है बच्चों? रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। इसकी जो लंबाई है वो अनिश्चित है, अनंत है। इसकी लंबाई को हम नाप नहीं सकते हैं, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। तो इस तरह से आपको मैंने रेखाखंड, किरण और रेखा अर्थात लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में बता दिया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। बच्चों आइए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों संरेख बिंदु। तो रेखा से ही हम आगे बढ़ते हैं बच्चों संरेख बिंदु, जिनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक, आपको ए बी सी 3 बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं। 3 बिंदु हो या 3 से अधिक बिंदु हो, अगर एक ही रेखा पर रहते हैं, ये क्या है बच्चों? रेखा यानी लाइन है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही अगर लाइन पे रहते हैं, तो वो तीनों बिंदु को हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, एक ही रेखा पर स्थित 3 या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। इन इंग्लिश में क्या कहेंगे? 3 or more than 3 points lying on same line are called collinear points. Here in the figure, points A, B, C are collinear points. तो बच्चों इस तरह से कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा? 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होंगे जो कि एक ही लाइन पर रहेंगे। आगे है संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस बच्चों। तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं बच्चों? कॉन्करेंट लाइंस होती हैं 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से जाती हैं, जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी का मतलब हुआ कि जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक ही जगह से मिलती हैं, तो जहां मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। तो यहाँ पर लाइन है, यहाँ देखिए पहली लाइन यल है, दूसरी लाइन यम है, तीसरी लाइन यन है, सारी की सारी एक ही बिंदु से जाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं। और जो बिंदु होता है वो संगमन बिंदु कहलाता है। संगमन बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? संगमन बिंदु है। और लाइंस क्या है यहाँ पर? संगामी
रेखाएं हैं, संगामी लाइंस हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पर, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो उस पॉइंट को हम संगमन बिंदु कहते हैं, और इन सभी लाइंस को क्या कहते हैं, संगामी लाइंस अर्थात संगामी रेखाएं कहते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस से समझ लिए बच्चों। अब हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोण। अब इसे हम देखते हैं ये होता क्या है बच्चों, कोण कैसे बनता है। दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो बच्चों उनके बीच में कोण बनता है। तो कोण का हम मापन कैसे करते हैं, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रही हैं, दो किरणें हैं, एक OA है और एक ये भी है। जब दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो इनके बीच का जो ये घुमाव होता है बच्चों, इसी को कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच का जो घुमाव होता है, जो रोटेशन होता है, इसको हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल अर्थात कोण कहते हैं। इसका नाम कैसे देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कोण, कोण AOB। क्या बोलेंगे, कोण AOB बोलेंगे बच्चों। इसमें इसको हम शीर्ष बोलेंगे। जो प्रारंभ बिंदु था, पहले जब सिंगल किरण थी तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभ बिंदु। लेकिन जब कोण बन गया है इसका नाम हो गया है, इस कॉमन पॉइंट का जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम शीर्ष बोलेंगे, और इसको हम भुजा बोलेंगे, और इसको हम दूसरी भुजा बोलेंगे। तो ये कोण में क्या होती हैं, दो भुजाएं होती हैं। इसमें OA एक भुजा हो गई, दूसरी OB भुजा हो गई। तो ये कोण में दो भुजाएं होता है और एक शीर्ष होता है। तो कोण क्या है, दो किरणें एक ही बिंदु से अगर निकलती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो उनके बीच का जो ये कैंची के शेप में बनता है इसको हम कोण कहते हैं। और इसका मापन कैसे करते हैं, दोनों किरणों के बीच का जो घुमाव होता है ये कोण का मापन हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके मध्य के घुमाव को ही कोण कहते हैं। ये घुमाव कितना है इसी को देखना होता है। तो कोण का मापन किस में करते हैं बच्चों, इसका जो मापन इकाई होती है या इसकी जो इकाई होती है बच्चों, इकाई जो हम लेते हैं वो अंश लेते हैं। क्या लेते हैं, अंश लेते हैं। जैसे जिसको हम डिग्री में लिखते हैं, ऐसे डिग्री में। तो इसका जो मात्रक होगा, मापन की जो इकाई होगी वो अंश होगा। और क्या होगा, रेडियन भी होगा, जो कि आगे पढ़ेंगे रेडियन होगा। क्या होगा वो, रेडियन भी होगा। अब आइए हम कुछ कोणों को यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर कहीं पर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही बन गई हैं, OA यहीं पर है और OB भी यहीं पर है, तो उस केस में दोनों के बीच में शून्य कोण बनता है। क्या बनता है, शून्य कोण बनता है। तो ये देखिए ये शून्य कोण हो गया। ऐसे ही दो किरणें अगर एक दूसरे पर ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं, एकदम खड़ी और पड़ी रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग समकोण कहते हैं प्यारे बच्चों। इसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरी विपरीत किरणें, ये किरणें इधर चली गई है और एक किरण इधर चली आवे, जो विपरीत किरणें होती हैं तो इनके बीच का जो कोण बनता है वो 180 अंश होता है। इसको हम रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिज कोण कहते हैं बच्चों। और एक कोण होता है, एक किरण देखिए ये OA है और ये किरण जो है पूरा रोटेशन लगा करके दोबारा इसी पे पहुंच जाती है दूसरी किरण। मान लिया वो OB है, तो ये जो कोण होता है दोनों के बीच का वो 360 होता है। 360 जो कोण बनता है इसको संपूर्ण कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। रिज कोण क्या होता है, दो विपरीत किरणों के कहिए चाहे एक ही लाइन पर बने कोण को हम क्या कहेंगे, 180 अंश या रिज कोण भी कहेंगे, या सरल कोण भी इसे कहा जाता है। समकोण को हम राइट एंगल बोलते हैं बच्चों। समकोण को हम राइट एंगल बोलते हैं। इसको 0 डिग्री एंगल, 0
एंगल, और इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल और रिज कोण बोलते हैं। इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जब एक चक्कर हो जाता है ऐसे रोटेशन, तो पूरा जो घुमाव एक वृत्त का होता है उसको हम 360 डिग्री कहते हैं या संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब कोण में कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, उनको हम सीखेंगे। एक होता है पूरक कोण। नंबर 1 पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? इसको हम कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों यहाँ एंगल्स की बात कहा गया, कोटि पूरक कोण कहा गया, तो दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योग कितना हो जाए? अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। दोनों कोण क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे या पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपने सीख लिया, क्या सीख लिया? पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए जोड़ने पर तो क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कहलाएंगे। जैसे इसका उदाहरण समझिए, इस पर प्रश्न भी आएगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। 40 डिग्री में 50 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। हाँ, 70 डिग्री और प्लस कर देंगे 20 डिग्री, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। आप कह सकते हैं कि 20 डिग्री का पूरक क्या है? 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो हो जाएगा कितना? 70 डिग्री हो जाएगा। फिर 70 का पूरक क्या हो जाएगा? 70 डिग्री का पूरक कोण अगर निकालना है तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? आप घटाएंगे 90 में से तो मिल जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। तो कभी भी पूरक निकालने के लिए हम 90 में से घटा देते हैं तो उसका पूरक निकल जाता है। दूसरा आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण कौन सा होगा? उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों क्या होगा? दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो तो वे संपूरक कहलाते हैं, संपूरक कोण होते हैं। अब बच्चों आप दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से आप समझें। दो कोणों का योगफल अगर 90 है तो उसे पूरक या कोटि पूरक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि पूरक, दो नाम है इसका, तो ध्यान से समझेंगे। पूरक या कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? दो कोण जिनका योगफल 180 अंश है उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि 120 डिग्री में जब हम 60 डिग्री जोड़ते हैं तो मिल करके होगा 180 अंश या 180 डिग्री। तो 120 का समपूरक 60 है और 60 का समपूरक 120 है। दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं जब जोड़ने पर 180 अंश हो जाता। ऐसे ही और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि 130 डिग्री का समपूरक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समपूरक। तो 130 डिग्री का जो समपूरक कोण आएगा बच्चों, 130 का समपूरक क्या हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 50 डिग्री ऐसा है जो 130 डिग्री के लिए क्या है? समपूरक है, उसको जोड़ने पर 180 अंश हो जाएगा। तो पूरक कोण और समपूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इसे ज़रूर आप ध्यान देंगे। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। बच्चों आइए हम लोग
पूरक और संपूरक कोणों पर आधारित एक दो प्रश्नों को करते हैं। देखिए वो कैसे आते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न है दो कोटि पूरक, और कोटि पूरक को हम केवल और केवल पूरक भी आता है तब भी समझेंगे। दो कोणों कोटि पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो उनके मान क्या होंगे बच्चों। ऐसा आता है बच्चों, तो आप समझिए कि जो कोण होंगे एक 2x होगा और तीसरा 3x होगा। ये x क्यों लगाते हैं, जब भी अनुपात का प्रश्न आता है बच्चों तो मान लेते हैं कि अनुपात में पहला जो कोण है 2x है, 3x है, दोनों क्या हैं, पूरक हैं। पूरक का मतलब है कि प्लस करने से 90 आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 90 आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हो गया 5x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x बराबर हो गया ये 90 डिवाइड बाई 90 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 18 डिग्री। तो पहला कोण आपका 2x था, तो 2 गुणे 18 जैसे ही करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। दूसरा क्या है, 3x है, 2 गुणे 18 कर देंगे तो आपका 54 डिग्री आ जाएगा। यही दोनों कोण थे जिनका अनुपात 2:3 था और उनका मान हुआ 36 डिग्री और 54 डिग्री। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दो समपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो उनके मान क्या क्या होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कोण क्या लेंगे आप, एक 4x ले लेंगे और एक 5x लेंगे। जब भी अनुपात आता है तो उसको मान लिया जाता है कि पहला कोण 4x है, दूसरा 5x है, दोनों का योगफल कितना आएगा, 180 अंश। क्योंकि समपूरक कोण के केस में आपको बताया गया था कि योगफल कितना आना चाहिए, इसका योगफल कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9x, 4x 5x 9x बराबर 180 अंश हुआ। तो x निकालने के लिए 180 अंश में आप 9 से भाग देंगे तो आएगा 20 डिग्री। अब पहला कोण आपने क्या लिया था, 4x लिया था, तो 4 गुणे 20 कर देंगे, 4x का मतलब 80 डिग्री आ जाएगा। दूसरा आपने क्या लिया था, दूसरा कोण आपने लिया था 5x, तो उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, जो x का मान आया है तो इसमें हो जाएगा 100 डिग्री। तो देखिए दोनों का योगफल 180 अंश है भी, यही वो कोण है जिनका अनुपात 4:5 है। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइए हम लोग कोणों में दो महत्वपूर्ण कोण, आसन्न कोण और रैखिक युग्म कोण के बारे में समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। आसन्न कोण क्या होता है बच्चों, ध्यान से पहले फिगर को आप देख लें। देखिए यहाँ पर ये बहुवचन है, एडजेसेंट एंगल्स है, आसन्न कोण है, यानी यहाँ पर दो कोणों की बात की जा रही है बच्चों। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पर ये दोनों कोणों को ध्यान से देख लीजिए, यही एडजेसेंट एंगल हैं, OA B और यहाँ C है। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ पे है और एक कोण इधर से है। तो ये देखिए दोनों में जो शीर्ष है, शीर्ष दोनों का समान है, दोनों कोणों की शीर्ष क्या है, समान है या उभयनिष्ठ हैं। और ये जो भुजा है ये भी उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा, ये जो भुजा है वो दोनों में है। ये इस कोण के लिए भी भुजा का काम कर रहा है और इधर वाले कोण के लिए भुजा का काम कर रहा है बच्चों। तो यही एडजेसेंट एंगल हैं। इसको कैसे लिखा जाए, दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ का मतलब समान हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, जिनका वर्टेक्स जो हो क्या हो, वर्टेक्स जो हो वो क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और एक भुजा, जिनका शीर्ष और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यानी समान हो, आसन्न कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। अर्थात हुआ टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, अ कॉमन आर्म विल बी एडजेसेंट एंगल्स। तो दो कोण जिनमें क्या हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो आसन्न कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण,
कोण AOB तथा कोण BOC दोनों क्या हैं? आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण का मतलब बच्चों जुड़े हुए कोण, सटे हुए कोण। दो कोण सटे हुए कोण, जैसे इन दोनों अंगुलियों के बीच का कोण और इनके बीच का कोण सटा हुआ है, आपस में सटा हुआ कोण है, आपस में सटे हुए कोण हैं, इनको हम आसन्न कोण कहते हैं या एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। आगे है लीनियर युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर है बच्चों। तो लीनियर पेयर क्या है? दो आसन्न कोण लीनियर पेयर तब कहलाते हैं जब उनमें जो नॉन कॉमन आर्म होता है, जो एक भुजा C इधर वाली है और इधर A वाली भुजा है, ये दोनों भुजाएं एकदम सीधे सीधे हो जाते हैं, एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, तो ये जो है ये दोनों कोण अब क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों? दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाए। आप देख रहे होंगे ये पूरा कोण मिलकर के कितना हो जा रहा है? 180 अंश हो जा रहा है, हो रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म कहलाते हैं। इनका नाम रैखिक युग्म क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों जो आसन्न कोण थे उनकी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं थी वो मिलकर के एक सीधी लाइन बना रहे हैं। तो दोनों आसन्न कोण एक सीधी लाइन का भी निर्माण कर दे रहे हैं, इसलिए उसे रैखिक युग्म कहा गया। रेखीय कोण जब बना रहे हैं, रिज कोण बना रहे हैं, इसका नाम इसलिए रख दिया गया रैखिक युग्म। क्योंकि दोनों में जो ये भी भुजाएं थी जो उभयनिष्ठ नहीं थी, ये भुजा इधर चली आए, ऐसे हो गई, सीधी हो गई, तो इस केस में ये बना लिए रैखिक युग्म। और इनका हमेशा जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, इसे कभी मत भूलिएगा। यहाँ पर कोण AOB और इधर का कोण BOC दोनों मिलकर कितना हो गया बच्चों? 180 अंश हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो ये रैखिक युग्म हो गया। आगे बच्चों क्या होता है? एक होता है शीर्षाभिमुख कोण बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा नंबर शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये कहाँ होते हैं? जब बच्चों दो सीधी रेखाएं क्रॉस बनाती हैं, जब दो सीधी रेखाएं क्रॉस बनाती हैं तो इसमें जो आसन्न कोण नहीं होते हैं वही कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये जो कोण है और ये कोण जो है एक दूसरे के एकदम ऊपर नीचे है, तो यही जो कोण है वो आसन्न कोण कहलाएगा। AB इसे लिया जाए, इसे CD ले लिया जाए, तो यहाँ पर चार कोण बनते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 3 होता है और कोण 2 बराबर जो होता है कोण 4 होता है। इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं बच्चों। तो शीर्षाभिमुख क्या हुए? यहाँ पर देखिए, जब दो रेखाएं शुरुआत करेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। इन चार कोणों में जो सीधे सीधे विपरीत में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, मतलब जो भी हो एकदम विपरीत में होते हैं, तो ये सदैव बराबर होते हैं और ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर बच्चों कोई कहे कि यहाँ का कोण 30 डिग्री है, अगर यहाँ का कोण 30 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, तो इधर का कोण भी 30 ही डिग्री होगा प्यारे बच्चों। दोनों बराबर होंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।